नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, ये कहानी काफ़ी खतरनाक कहानी है। मैं इसे खतरनाक इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसमें मैं जिन बातों को आपके सामने रखने वाली हूँ, वो बातें शायद आप सबके मन में किसी तरह का डर पैदा कर सकती हैं, क्योंकि आज जो तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ, हो सकता है उस तरीके के बारे में आप सब में से कुछ लोगों ने सुना हो या फिर वो जानते हो। लेकिन मुझे ये बात जब पता चली, मेरे लिए ये तरीका पूरी तरह से अनजान था। तो चलिए बढ़ते हैं अब आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी है सीमा की। सीमा जो कि एक अच्छी लड़की तो थी, लेकिन अच्छी होने के साथ साथ उसके अंदर भी वही भावनाएं थीं जो कि हर आम लड़की के अंदर होती है, कि कोई उससे प्यार करे, उससे जुड़े, उसके बारे में उससे ज़्यादा केयर करे। और उसकी ज़िंदगी में एक बार ऐसा एक लड़का आया भी। उस लड़के के आते ही सीमा की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। सीमा को ऐसा लगता था जैसे सारी दुनिया की खुशियाँ उसके कदमों में आ गिरी थी। उसकी ज़िंदगी अब इतनी रोशन हो चुकी थी कि उसे उसके अलावा ना तो कोई दिखाई देता और ना ही कोई भी चीज़ समझ में आती थी। उस लड़के का नाम था संदीप। सीमा की जिंदगी में आने वाला संदीप पहला लड़का था। और कहते हैं ना, पहला प्यार लड़का हो या लड़की कभी नहीं भूल पाता। सीमा के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। इन दोनों के रिलेशनशिप को स्टार्ट हुए लगभग 2 हफ्ते ही हुए होंगे कि सीमा अब धीरे धीरे संदीप को लेकर इतना ज़्यादा सीरियस हो चुकी थी कि वो अपने फ्यूचर के सपने भी सजाने लगी थी। सीमा के मन में ये आता कि वो संदीप से शादी करके अपने आगे की ज़िंदगी कैसे बिताएगी। उसने 1-2 बार संदीप से इस बारे में बात करने की कोशिश भी की, लेकिन हर बार संदीप ये बोलकर टाल देता कि अभी तो हम दोनों एक साथ हुए हैं, पहले एक दूसरे को जान लें, समझ लें, उसके बाद हम फ्यूचर का डिसीजन लेंगे। सीमा को भी ये बात कहीं ना कहीं सही ही लगती थी, इसलिए सीमा ने ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की। लेकिन संदीप हमेशा सीमा पर एक चीज़ का जोर बनाया करता था। वो हमेशा उससे प्यार में हदें पार करने की बात किया करता था। हदें पार करना मतलब आप सब अच्छे से समझते होंगे। सीमा इस मर्यादा को कभी पार नहीं करना चाहती थी, कम से कम शादी के पहले तो नहीं। जैसे तैसे दोनों के रिलेशनशिप को 1 महीना बीत चुका था और अब संदीप ये बात अच्छे से समझ चुका था कि सीमा वैसी लड़की नहीं है जो कि बिना शादी के कमिटमेंट के ऐसी कोई चीज़ उसे करने देगी। और संदीप ने उसे शादी करने का वादा किया। शादी करने का वादा करते ही सीमा धीरे धीरे उसके सामने अब पिघल चुकी थी। उसने उस मर्यादा को, उस हद को पार कर दिया जो कि उसने शादी से पहले ना करने का तय किया था। उसके बाद संदीप और सीमा के बीच लगातार ये हदें एक लंबे समय तक पार होती रहीं। सीमा इन चीज़ों की वजह से संदीप से और ज़्यादा नज़दीकी महसूस करती थी। वो और ज़्यादा इमोशनली अटैच हो चुकी थी। वो और ज़्यादा संदीप के साथ रहने के लिए अब पागल हो चुकी थी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे, संदीप का अब सीमा से मन भरता जा रहा था। संदीप सीमा को छोड़ना चाहता था और आखिरकार एक दिन वो दिन आ ही गया। उसने सीमा को छोड़ दिया। सीमा उसके सामने बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई,
बहुत मिन्नतें की, लेकिन संदीप तो उससे प्यार कभी करता ही नहीं था। वो तो सिर्फ और सिर्फ सीमा की खूबसूरती को अपने हिसाब से इस्तेमाल करना चाहता था। ये सारी बातें संदीप ने सीमा को बोली और फिर वो सीमा से दूर हो गया। लेकिन सीमा उससे दूर नहीं जा पा रही थी। वो हर बार कोशिश करती, लेकिन वो हर बार उसके यहाँ आ जाया करती। और एक दिन सीमा जब उसके यहाँ आई, तब उसने देखा वो एक दूसरी लड़की के साथ वही हदें पार कर रहा था। सीमा ये देखते ही अंदर से पूरी तरह से टूट चुकी थी। वो अब इतनी बेचैन हो गई कि वो समझ ही नहीं पा रही थी कि वो करे तो क्या करे। वो बाहर आई और बाहर आकर रोने लगी। तभी संदीप ने भी उसे देख लिया था। वो भी आया और उसने आज सीमा पर हाथ उठाया। उसने सीमा के साथ मारपीट की और फिर सीमा को वहां से जाने के लिए कहा। उसने कहा, मैंने जब तुमसे साफ साफ कह दिया है कि हमारे बीच में अब कोई रिश्ता नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ एक ही चीज़ के लिए था। वो चीज़ पूरी होने के बाद अब मुझे तुम्हारे साथ रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो तुमको ये बात समझ में क्यों नहीं आती है? तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही? और भी काफ़ी सारी बुरी बुरी बातें बोलकर संदीप वहाँ से जा चुका था। सीमा वहीं सड़क पर बैठी रो रही थी, बिलख रही थी। तभी उसके दिमाग में मरने का ख्याल आया, क्योंकि वो अपनी जिंदगी संदीप के बिना तो सोच ही नहीं सकती थी। और वो मरने के लिए एक जगह, एक तालाब के पास पहुंच चुकी थी। वो तालाब बहुत ही सुनसान जगह पर था। वहां दूर दूर तक कोई भी नहीं था। लेकिन सीमा अभी उस तालाब के अंदर कूदने ही वाली थी कि तभी किसी ने एक झटके से उसका हाथ पकड़कर पीछे खींच लिया। जब सीमा ने पलटकर देखा तो वहां एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उस बूढ़ी औरत ने कहा, ये क्या कर रही थी तुम और कहाँ जा रही थी? ये तुम्हारी उम्र है अपनी जान देने का? ऐसा क्या हो गया है जिसके वजह से तुम अपनी जान देना चाहती हो? सीमा ने सारी बातें बिना कुछ सोचे समझे उस बूढ़ी महिला को पता नहीं क्यों बता दी। सारी बातें बताते ही वो बूढ़ी महिला जोर जोर से हंसने लगी। उसने कहा, बस इतना ही? इतनी सी बात के लिए तुम मरने जा रही थी? इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर तुम सच में उस लड़के से सच्चा प्यार करती हो और तुम चाहती हो कि वो लड़का तुम्हारे पास वापस आ जाए, तब मैं तुम्हें एक विधि बताऊंगी। वो विधि तुम्हें करनी है। उस विधि के बाद वो लड़का पूरी तरह से तुम्हारे वश में आ जाएगा और वो सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही प्यार करेगा। संदीप एक बहुत ही ऊंचे घराने का लड़का था। पैसे की कोई कमी नहीं थी। माँ बाप का इकलौता बेटा था। इसी वजह से उसके माता पिता को भी इन अय्याशियों के बारे में अच्छे से पता था। लेकिन उन्होंने इन बातों पर कभी कोई रोक लगाना सही समझा ही नहीं। उनको सीमा के बारे में भी अच्छे से पता था। जब सीमा ने उस बूढ़ी अम्मा की बात सुनी, तब बिना सोचे समझे उसने उस विधि को करने के लिए हाँ कह दिया और कहा, मैं हर हाल में संदीप को पाना चाहती हूँ और मैं संदीप से बहुत बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन बूढ़ी अम्मा बार बार एक ही बात दोहरा रही थी कि अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तभी तुम उसे जैसे चाहती हो वैसे पा सकती हो, और अगर तुम्हारे प्यार में सच्चाई नहीं है या फिर ये कहीं ना कहीं बदले की वजह से है कि तुम उसे पाना चाहती हो, तो ये विधि तुम पर उल्टी भी पड़ सकती है। लेकिन सीमा को अभी तक यही महसूस हो रहा था कि वो संदीप से सच्चा प्यार करती है। उसे संदीप के अलावा इस दुनिया में बाकी और कुछ भी नहीं चाहिए। और वो अम्मा से उस
विधि को जानने की जिद करने लगी। अम्मा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ, चलो मेरे साथ। और अम्मा वहीं जंगल में, जहाँ वो तालाब था, उसकी दूसरी तरफ उस लड़की को अपने साथ लेकर गईं। वहाँ उनकी एक छोटी सी कुटिया बनी हुई थी। वो कुटिया बाहर से देखने में तो बहुत छोटी और मामूली लग रही थी, लेकिन जब वो सीमा को लेकर उस कुटिया के अंदर पहुंची, तब सीमा ने देखा वो कुटिया अंदर से कुटिया की तरह थी ही नहीं। वो तो एक आलीशान भवन की तरह दिख रही थी और उसमें चारों तरफ जादू टोने, काले जादू से जुड़ी हुई चीजें जगह जगह रखी हुई थीं। उन चीजों को देखकर थोड़ी देर के लिए सीमा का मन डगमगाने लगा। उसके बाद अम्मा उसे एक कमरे में लेकर गई और उस कमरे में उसे अपने सामने रखी एक कुर्सी पर बैठने को कहा। सीमा वहां पर बैठ गई। उसके बाद उन बूढ़ी अम्मा ने फिर से एक बार अपनी बात को दोहराया और कहा, तुम एक बार ठीक से सोच लो, क्या तुम सच में संदीप से सच्चा प्यार करती हो और सच में दिल से उसे पाना चाहती हो? सीमा ने वापस से बिना कुछ सोचे समझे हाँ में अपना सर हिलाया। अम्मा ने एक बार फिर से कहा। उन्होंने कहा, मैं ये विधि तुम्हें बता दूंगी, ये विधि तुम्हें स्वयं करनी पड़ेगी, लेकिन एक चीज अच्छे से याद रखना, इस विधि को करने के बाद किसी भी हालत में इस विधि को पलटा नहीं जा सकता। मैं भी इस विधि को पलटने का कोई उपाय नहीं जानती हूँ। सीमा अब भी अपनी बातों पर अडिग थी। उसने कहा, हाँ कोई बात नहीं, मुझे आप बस बता दीजिए। और फिर अम्मा ने तुरंत एक चाकू लेकर उसका हाथ काट दिया। उसका हाथ काट कर उन्होंने एक कपड़े पर उसका खून गिराया और उस कपड़े को आग में जला दिया और फिर एक मांस का टुकड़ा लेकर उस पर उसका खून लगाया। उसके खून को लगाते ही उस मांस के टुकड़े का कलर तुरंत बदल गया। ये देखकर उन्होंने कहा, ये रक्त वशीकरण की विधि है और ये विधि ऐसी है जिससे कि हर हाल में आप जिसे चाहते हो उसे आप पूरी तरह से अपने वश में कर सकते हो। और उन्होंने बाकी कुछ भी उस वक्त पर नहीं बताया। उन्होंने वो मांस का टुकड़ा जिस पर उन्होंने सीमा का रक्त लगाया था, वो मांस का टुकड़ा सीमा की तरफ आगे करते हुए कहा, इसे आधा खा जाओ और आधा सामने रखी आग में जला दो। सीमा ने ठीक वैसा ही किया। वो मांस का टुकड़ा खाते ही सीमा को उल्टी सी आने लगी, लेकिन उसके सर पर संदीप को पाने का भूत इस कदर सवार था कि उसने कुछ भी नहीं सोचा। उसने वो आधा टुकड़ा खा लिया और आधा टुकड़ा अम्मा के बताए अनुसार वहाँ रखे आग में जला दिया। और फिर उन्होंने एक छोटा सा कागज का टुकड़ा उसके हाथ में पकड़ाते हुए कहा और बताया, इसमें सामग्री, विधि और मंत्र सब कुछ लिखा हुआ है। ये विधि तुमको ऐसे लोगों के पास करना है जो कि सच्चे प्यार करने वाले हों, और अगर तुम ये नहीं कर पाई तो फिर इसका जो परिणाम होगा वो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। उसको ये बात समझ में ही नहीं आ रही थी कि वो ऐसे किसी अनजान कपल को कैसे ढूंढे जो कि एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते हों। और फिर उसको अपने खुद की मौसी की याद आई जिनकी शादी अभी अभी हुई थी, और उसने उनके घर के पिछवाड़े में जाकर ये विधि करने का तय किया। आखिरकार उसने वो विधि पूर्ण कर ली। वो विधि पूर्ण करके वो रात में ही वहाँ से अपने घर वापस आ चुकी थी। वो अपने घर पर सोई ही हुई थी कि अचानक उसका फ़ोन लगातार बज रहा था, और उसने जब फ़ोन उठाकर देखा
तो उस पर उसके प्रेमी संदीप का कॉल आ रहा था। उसने जैसे ही फ़ोन उठाया, संदीप अजीब सी रुआसी आवाज़ में सीमा से अपने सारे किए गए चीज़ों की माफ़ी मांग रहा था। वो उससे मिलना चाहता था, उससे बात करना चाहता था, अभी, तुरंत। सीमा भी खुद को रोक नहीं पाई। वो वैसे ही उठी, कपड़े बदली और तुरंत संदीप के पास पहुंच चुकी थी। संदीप ने उसको देखते ही गले से लगा लिया। संदीप अब उसको लेकर इतना पागल हो चुका था कि वो बिना शादी के ही उसे अपने साथ अपने घर पर लेकर आ गया। जैसा कि मैंने पहले बताया था, संदीप बहुत पैसे वाले परिवार से था और उसके माता पिता उसकी सारी अय्याशियों के बारे में जानते हुए भी उसे रोकते नहीं थे। इस वजह से सीमा को वहां पर लेकर आने पर भी उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। अब वो सीमा के साथ वहां अपने घर पर रहने लगा और 1 हफ्ते तक सीमा को उसने घर से बाहर नहीं निकलने दिया। सीमा अब काफी परेशान थी क्योंकि वो सीमा को किसी से फोन पर भी बात नहीं करने दे रहा था। सीमा को ये लगा उसके घर वाले परेशान हो जाएंगे, वो उसे ढूंढ रहे होंगे। इस वजह से सीमा ने एक बार अपने माता पिता से मिलकर आने को कहा और ये भी कहा कि अगर सच में हमें ऐसे साथ रहना है तो हम शादी क्यों नहीं कर लेते। और संदीप इस चीज़ के लिए भी तैयार हो गया। वो तुरंत सीमा का हाथ पकड़कर अपने माता पिता के कमरे में लेकर गया और अपने माता पिता के सामने उसने सीमा से शादी करने की बात कही। ये बात सुनते ही उसके माता पिता को थोड़ा झटका लगा क्योंकि सीमा उनके स्टेटस की नहीं थी और वो ये कभी सोच भी नहीं सकते थे कि संदीप सीमा से शादी करने को कहेगा। जब संदीप ने ऐसा कहा तब उसके माता पिता इस बात के खिलाफ खड़े हो गए और ये करते ही संदीप ने आओ देखा ना ताओ, उसने तुरंत अपने माता पिता को सीमा के सामने ही बहुत बेरहमी से मार डाला। सीमा ये देखकर डर चुकी थी। वैसे भी जिस तरह से संदीप 1 हफ्ते से पेश आ रहा था, सीमा को उससे थोड़ा डर लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं उसका वशीकरण उल्टा तो नहीं पड़ गया। मैं ऐसे तो संदीप को कभी नहीं चाहती थी और अब उसके सामने उसने अपने माता पिता को इतनी बेरहमी से मार डाला। सीमा के लिए ये सारी चीज़ें काफ़ी भयानक थीं। वो संदीप को रोकती रही लेकिन संदीप ने उसकी एक बात नहीं सुनी। सीमा तुरंत मौका देखते ही वहां से निकलकर भागने लगी और वो भागते भागते अपने घर पर पहुंच चुकी थी। उसने अपने माता पिता को ये बताया कि आप दोनों प्लीज़ यहाँ से कहीं दूर चले जाइए। अभी अभी संदीप ने अपने माता पिता को मारा है, मुझे डर है कहीं वो आप दोनों को भी नुकसान न पहुंचा दे। सीमा के माता पिता कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्यों, कैसे, और हमारी बेटी हमें ये क्यों बोल रही है कि हम यहाँ से दूर चले जाएं। संदीप हमें क्यों नुकसान पहुंचाएगा। तभी वहाँ संदीप पहुंच चुका था और संदीप ने उसके माता पिता से ये कहा कि मैं सीमा को लेकर जा रहा हूँ और मैं सीमा से शादी करना चाहता हूँ। सीमा के माता पिता ने एक समझदारी का काम किया। उन्होंने इस बात पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, बल्कि उन्होंने ये बात कही, बेटा तुम क्यों चिंता कर रहे हो, हम खुद डेट रखवाएंगे, हम तुम दोनों की शादी करवाएंगे, तुम क्यों परेशान हो रहे हो। इस पर संदीप ने घूर कर सीमा की माँ को देखा, ऐसे जैसे कि वो उन्हें भी खा जाएगा। वो डर चुकी थी। उसके आगे उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो वापस से सीमा को अपने साथ लेकर अपने घर पर पहुंच चुका था। संदीप अब पागलों जैसी हरकतें कर रहा था। वो सीमा को 1 सेकंड के लिए भी खुद से दूर नहीं जाने देता था। सीमा को अब इन चीज़ों से घुटन होने लगी थी। वो
ये बात चाह कर भी संदीप को बता नहीं पा रही थी। अब सीमा को इस बात का एहसास हो चुका था कि उससे उस मंत्र में कुछ न कुछ गड़बड़ी हो चुकी है, जिसके वजह से ये वशीकरण शायद गलत हो चुका है। सीमा को अब हर हाल में उस बूढ़ी अम्मा से मिलने जाना था, ताकि वो इस क्रिया को पलट सके। और इधर सीमा ने जिनके घर पर, मतलब अपनी मौसी और मौसा जी के घर पर वो प्रक्रिया की थी, वहाँ उन दोनों में लड़ाई झगड़े शुरू हो चुके थे। और एक दिन मौसा जी ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी, फिर खुद का गला काट कर खुद की हत्या कर ली। उन दोनों की लाशें घर से बरामद हो चुकी थी। ये बात जब सीमा को पता चली, सीमा अब पूरी तरह से कंफर्म हो चुकी थी कि इस वशीकरण में कुछ न कुछ तो गलत ज़रूर हो चुका है। इधर संदीप आज ही शादी की तैयारियां कर रहा था। सीमा ने भी कुछ नहीं कहा, उसने चुपचाप शादी कर ली। शादी हो चुकी थी। आज उनकी सुहाग रात थी और सुहाग रात की रात सीमा ने दूध में नींद की गोलियां मिलाकर संदीप को बेहोश कर दिया और वो रात में ही भागती हुई उस जंगल में पहुंच चुकी थी। वहां वो भागकर उन बूढ़ी अम्मा की कुटिया में पहुंची। उसने शुरू से लेकर अभी तक की सारी बातें बता दी और उसने ये भी बताया कि जो प्रक्रिया आपने जहाँ करने को कही थी मैंने वो की, लेकिन उन दोनों की मृत्यु हो गई। ऐसा कैसे? इस पर उस बूढ़ी अम्मा ने कहा, मैंने तुमको ये बात एक बार नहीं कई बार बताई थी कि जो भी सच में प्यार करने वाले कपल हैं उनके ही घर पर ये प्रक्रिया होनी चाहिए, वरना ये प्रक्रिया उल्टी पड़ सकती है। इसका मतलब तुम्हारे मौसी मौसा सच में एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे, मतलब उनका प्यार सच्चा नहीं था। इस वजह से ये वशीकरण की प्रक्रिया उल्टी पड़ गई। और तो और मैंने तुमको ये भी बताया था कि ये क्रिया किसी भी हालत में पलटी नहीं जा सकती है, क्योंकि आज मैं तुम्हें पूरी बात बताती हूँ। इस प्रक्रिया में हम एक बुरी भयानक शैतान आत्मा को बुलाते हैं और उसको बुलाकर हम उसके माध्यम से जिसका तुम वशीकरण करना चाहती हो उसका वशीकरण करवाते हैं। उसका वशीकरण करवाने के बाद वो बुरी आत्मा हर तरह से तुम्हारे साथ जुड़ जाती है। एक बात बताओ, तुमने अभी तक उससे शादी तो नहीं की? लेकिन सीमा ने कहा, हाँ हमारी शादी हो गई है, आज ही हुई। इस पर वो अम्मा ने तुरंत अपने सर पर हाथ रख लिया और कहा, ये क्या किया तुमने? तुमने अब उस बुरी काली शक्ति से शादी कर ली है। अब तुम्हारी आत्मा उसके बंधन में आ चुकी है। अब संदीप को अगर कुछ हो भी जाता है तब भी वो आत्मा तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। वो हर हाल में वो चीज़ें लेकर जाएगी जो जो उसे चाहिए। वो तुम्हारे शरीर का भोग करेगी और उसके बाद तुम्हारी आत्मा को सदा सदा के लिए अपनी कैद में रख लेगी। ये बातें सुनकर अब सीमा के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल चुकी थी। सीमा ने रोते हुए उस बूढ़ी अम्मा से कहा, अगर ऐसा था, आपको सच में पता था कि हम इसमें किसी बुरी आत्मा को बुलाते हैं, तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं ये गलती कभी नहीं करती। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मेरी गलती की वजह से इतने लोगों को सजा मिली। अब मैं क्या करूं? अब कोई तो रास्ता बताइए। इस पर बूढ़ी अम्मा ने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, अगर तुम्हारा प्यार सच्चा नहीं है तो भी ये प्रक्रिया उल्टी पड़ेगी और जिस परिवार के घर में तुम ये करने वाली हो उनका प्यार सच्चा नहीं है तब भी। तो ये चीज़ें तुम्हें खुद सोचनी चाहिए थी। वैसे भी जैसा तुम्हारे साथ हो रहा है, इसका मतलब मुझे एक ही चीज़ समझ में आ रहा है कि ये तुम्हारे प्यार की सच्चाई नहीं है।
तुम उससे सच में प्यार नहीं करती। तुम कहीं ना कहीं शायद अब अपना बदला लेने के लिए ये चाहती थी, क्योंकि उसने तुम्हारा दिल तोड़ा था। अब ये बात सच थी या झूठ, ये तो सिर्फ सीमा ही जानती थी। लेकिन अब वो जिस ट्रैप में फंस चुकी थी, वहां से निकलना सीमा के लिए नामुमकिन था। सीमा के लाख गिड़गिड़ाने, मिन्नतें करने के बाद भी उस बूढ़ी अम्मा के पास इस क्रिया को पलटने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि ये रक्त वशीकरण की ऐसी खतरनाक विधि थी जिसमें कि सीमा ने जाने अनजाने खुद शैतान को अपना खून, अपना जूठा मांस चढ़ाकर उसे खुद बुलाया था। इस वजह से जिस शैतान को आप खुद बुला रहे हैं, वो भी अपने खून और अपने खून से जुड़े हुए मांस के साथ। वो शैतान कोई मामूली शैतान तो होगा नहीं, और वो बिना आपकी बलि लिए यहाँ से कैसे जाएगा। आखिरकार सीमा अब ये समझ चुकी थी कि सीमा के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। सीमा वहाँ से निराश होकर, दुखी होकर वापस संदीप के पास चुपचाप पहुंच चुकी थी। लेकिन उसने ये देखा कि वहाँ संदीप मरा पड़ा था। संदीप की लाश उसके सामने थी। संदीप के मुंह से काफ़ी सारी चीज़ें निकली हुई थीं, जैसे शायद उल्टी या फिर झाग। उसने जो स्लीपिंग पिल्स दूध में डाले थे, वो शायद डोज ज़्यादा होने की वजह से संदीप की नींद में ही मौत हो चुकी थी। और अब सीमा के सामने वो काला साया लगातार घर में इधर से उधर घूम रहा था। सीमा अच्छे से अब ये बात समझ गई कि अब उसका भी वक्त आ चुका है, क्योंकि वो शैतान जिसके शरीर के माध्यम से सीमा का भोग कर रहा था, वो अब शरीर खत्म हो चुका है। इस वजह से तुरंत सीमा को ऐसा लगा जैसे उस पर किसी ने कोई जादू किया। सीमा उस कमरे में लगे आईने के पास गई। उसे अपने हाथ से मारकर उसने तोड़ दिया। उसके हाथों से लगातार खून रिसकर अब जमीन पर गिरता। लेकिन ये क्या, वो खून तो जमीन पर गिरने से पहले ही गायब हो जा रहा था। सीमा ये बात समझ रही थी कि वो शैतान यही है और उसे सीमा का और खून चाहिए। सीमा ने वहीं पड़े हुए कांच के एक टुकड़े को उठाया और उससे अपने गले की नस को काट दिया। सीमा का अंत हो चुका था। उसके साथ साथ वो शैतान से किया गया सौदा, सब कुछ पूरा हो चुका था। वहाँ हर जगह एक अजीब सा सन्नाटा, जो कि लाशों पर बिछा हुआ था, वो पसरा हुआ था। पूरे माहौल में एक अजीब सी भयानक शांति थी। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपके कमेंट के साथ साथ आप अपना नाम और अपने शहर का नाम भी मुझे ज़रूर बताइएगा। आप सबके कमेंट्स और उसमें छुपे हुए प्यार को पढ़कर मुझे बहुत बहुत खुशी होती है। मैं मेरे सारे दोस्तों के नाम नहीं जानती, मैं जिनके नाम जानती हूँ मैं उनके नाम ले रही हूँ। उनका नाम है अमित और आकाश, जो कि अपना शहर नहीं बताते। और मेरे नए दोस्त जिनका नाम और शहर मैं दोनों जानती हूँ, जो हैं तेजस और वो हैं गुजरात से। आप सबका दिल से धन्यवाद। और आप सब अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ हमेशा ऐसे ही बनाए रखें। और अगर आपके पास आपकी ऐसी कोई कहानी हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी या इंस्टा आईडी पर आप हमें आपकी वो कहानी भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।